22 अप्रैल 2025 जम्मू और कश्मीर का बैसरण घाटी। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। बैसरण को कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चारों तरफ चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़, नीचे हरी मखमल जैसी घास का एक विशाल मैदान। ऊपर आसमान साफ था और धूप हल्की हल्की पड़ रही थी। सैकड़ों पर्यटक वहां घूम रहे थे। कोई घोड़े की सवारी कर रहा था, कोई फोटो खींच रहा था, कोई परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था। माहौल खुशनुमा था। बच्चों की हंसी हवा में घुली हुई थी। तभी घाटी के एक कोने से 3-4 आदमी निकले। उनके कंधों पर AK-47 थी। चेहरे पर कोई नकाब नहीं था। वे खुलेआम चल रहे थे, जैसे उन्हें किसी का कोई डर नहीं था, जैसे वे जानते थे कि यहां उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने पर्यटकों के एक समूह को घेर लिया। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। लोग घबरा गए। कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। कुछ ने सोचा शायद कोई नाटक चल रहा है, पर अगले ही पल जब AK-47 की नली सीधे उनकी तरफ उठी तो सारी खुशी, सारी हंसी, सारी रौनक एक पल में खाक हो गई। आतंकियों ने एक एक करके लोगों से पूछना शुरू किया, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? और जो नाम हिंदू था, जो चेहरा हिंदू था, उसे अलग खड़ा कर दिया गया। फिर गोलियां चली, एक के बाद बेरहमी से, बिना किसी हिचकिचाहट के। जिन लोगों ने सुबह अपने घर से निकलते वक्त नहीं सोचा था कि यह उनकी आखिरी सुबह होगी, वे अब बैसरण की उस हरी घास पर गिर रहे थे। 25 भारतीय पर्यटक और एक नेपाली नागरिक, 26 जाने। जब तक सुरक्षा बल वहां पहुंचे, आतंकी घने जंगल में गायब हो चुके थे। पीछे सिर्फ चीखें बची थीं, खून बचा था और एक ऐसा जख्म बचा था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन जो आतंकी उस दिन जंगल में गायब हुए थे, उन्होंने एक गलती की। उन्होंने यह सोचा कि वे बच जाएंगे, कि भारत बस निंदा करेगा, बयान देगा और सब भूल जाएगा। पर इस बार भारत ने कुछ और ठाना था। सुलेमान शाह, यही असली नाम था उस आदमी का जिसे दुनिया हाशिम मूसा और मूसा फौजी के नाम से जानती थी। वह पाकिस्तानी फौज की SSG यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का ट्रेंड कमांडो था। SSG पाकिस्तान की सबसे खतरनाक और एलीट मिलिट्री यूनिट मानी जाती है। यहां से ट्रेनिंग पाने के बाद सुलेमान शाह लश्कर-ए-तैयबा का फील्ड कमांडर बन गया था। लश्कर-ए-तैयबा वही संगठन है जिसने 2008 में मुंबई हमले किए थे। वही संगठन जो ISI के इशारे पर हिंदुस्तान के खिलाफ दशकों से काम करता आया है। और सुलेमान शाह इस संगठन की कश्मीर घाटी में सबसे खतरनाक कड़ी था। उसने 2025 की शुरुआत में लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था। उसके साथ कुछ और आतंकी भी थे, जिनमें से कुछ अफगान मूल के थे। इन सभी को एक मिशन दिया गया था, कश्मीर में ऐसा हमला करो जो पूरी दुनिया को हिला दे, जो भारत को कमजोर दिखाए, जो कश्मीर में पर्यटन को तबाह कर दे और जो सांप्रदायिक आग भड़काए। बैसरण उन्होंने इसीलिए चुना था क्योंकि वहां पहुंचना मुश्किल था। कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ पैदल या घोड़े से जाया जाता था और जंगल का रास्ता आसान था भागने के लिए। उन्होंने महीनों पहले से यह जगह रेकी की थी। उन्हें पता था कि वहां सुरक्षा बल जल्दी नहीं पहुंच सकते, पर वे यह नहीं जानते थे कि भारत की खुफिया एजेंसियां उनसे भी एक कदम आगे चल रही थी। 22 अप्रैल की शाम होते होते दिल्ली में खुफिया तंत्र की बैठकें शुरू हो चुकी थीं। IB, NIA और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर एक कमरे में जमा थे। टेबल पर नक्शे बिछे हुए थे। कश्मीर के जंगलों की सैटेलाइट इमेजरी स्क्रीन पर चमक रही थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था। हर कोई जानता था कि जो अभी हुआ वह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। यह एक सोची समझी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा प्लान की गई साजिश थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इन्होंने भागने के लिए जंगल का रास्ता लिया होगा। इनके पास सैटेलाइट फोन है, हमें वह सिग्नल ट्रैक करना है। दूसरे अधिकारी ने मैप पर उंगली रखी। बैसरण से अगर उत्तर की तरफ जाएं तो जबरवान की पहाड़ियां हैं, घना जंगल, यहीं छिपेंगे। कितना वक्त लगेगा? जितना भी लगे, ये निकलेंगे नहीं। इसी बातचीत से ऑपरेशन महादेव की नींव पड़ी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि 22 अप्रैल की रात से ही एक ह्यूवेई सैटेलाइट फोन को मॉनिटर किया जाने लगा था। यह फोन इनमारसैट सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ा था और इसकी लोकेशन पिंग्स हर कुछ घंटों में मिल रही थी। NIA के साइबर सेल ने इस नंबर को आतंकी हैंडलर साजिद सैफुल्लाह जट्ट के साथ जोड़ा, जो पाकिस्तान में बैठा था। वॉयस सैंपल मैच हुआ। यह कंफर्म हो गया कि सुलेमान शाह अभी भी जिंदा था और कश्मीर की किसी पहाड़ी में छिपा था। अब असली काम शुरू हुआ। 2 हफ्ते तक ड्रोन लगातार जबरवान और दाची गांव के जंगलों में गश्त करते रहे। थर्मल इमेजिंग कैमरे रात की काली ठंड में भी गर्म जिस्मों को पहचान सकते थे। सूखी पत्तियों पर पांव रखने की आवाज भी माइक्रोफोन उठा लेते थे। खुफिया अफसर स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे। किसी ने जंगल के किनारे कुछ संदिग्ध लोगों को देखा था, किसी ने रात को आग जलते देखी थी। जानकारी के एक एक टुकड़े को जोड़कर तस्वीर बनाई जा रही थी और धीरे धीरे वह तस्वीर साफ होती जा रही थी। फिर एक और बड़ी कार्रवाई हो गई जो शायद आतंकियों ने सोचा भी नहीं था। 7 मई 2025 की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। रात के 1:05 पर
आईएफ के राफेल और अन्य विमानों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर ब्रह्मोस और SSELP मिसाइलें दागी। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय जलकर राख हो गया। मुरीदके में लश्कर का ट्रेनिंग कैंप धमाकों में उड़ गया। मुजफ्फराबाद में आतंकियों के छुपने के ठिकाने मलबे में बदल गए। सुबह होते होते पूरी दुनिया को पता था कि भारत ने वह कर दिया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। 1971 के बाद पहली बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तान की धरती पर हमला किया था। लेकिन एक काम अभी बाकी था। सुलेमान शाह अभी भी जिंदा था और ऑपरेशन अंतिम बदला तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह जिंदा था। जुलाई 2025 की शुरुआत में इंटेलिजेंस को एक ताजा पिंग मिली। सैटेलाइट फोन की लोकेशन अबदाची गाम नेशनल पार्क के उत्तरी हिस्से में आ रही थी। महादेव चोटी के पास घना जंगल, इंसानों की आवाजाही बहुत कम, पर ड्रोन की थर्मल इमेजिंग ने जंगल के एक खास हिस्से में 3 से 4 लोगों की मौजूदगी की पुष्टि की। वरिष्ठ ऑपरेशन कमांडर ने अपने अफसरों को बुलाया। हमारे पास लोकेशन है, पर जंगल घना है। अगर हम ग्राउंड पर जाएं तो वे भाग सकते हैं। हमें कॉर्डन पहले डालना होगा। कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? पूरा इलाका घेरने के लिए आर्मी की चिनार कोर, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों को साथ लेना होगा। एक भी कोना खुला रहा तो फिसल जाएंगे। 14 दिन तक निगरानी चली। 14 दिन तक धैर्य रखा गया। 14 दिन तक वे हर सुबह, हर रात, हर बदलाव को रिकॉर्ड करते रहे। यह जल्दबाजी का ऑपरेशन नहीं था। यह बिल्कुल सटीक, बिल्कुल पक्का निशाना था। 27 जुलाई 2025 की रात, ऑपरेशन की आखिरी तैयारी। एक कमरे में 3 टीमें बैठी थीं। आर्मी के जवान, CRPF के कमांडो और जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर। नक्शे पर उस जंगल का हर पेड़, हर रास्ता, हर मोड़ चिह्नित था। ऑपरेशन कमांडर ने आखिरी बार सबको देखा। याद रहे, मिशन का मकसद है 26 लोगों की आत्माओं को न्याय दिलाना। एक भी आतंकी यहां से नहीं निकलना चाहिए और एक भी नागरिक को खरोंच नहीं आनी चाहिए। कमरे में सन्नाटा था। हर जवान के चेहरे पर गंभीरता थी। वे जानते थे यह कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। यह देश का बदला था। यह बैसरण के उन 26 लोगों का हक था। 28 जुलाई 2025 सुबह के 4 बजने से पहले अंधेरा था। जंगल में ओस की बूंदें पत्तियों पर टपक रही थी। ठंडी हवा धीमे धीमे चल रही थी और पेड़ों की डालियां हल्की हल्की सरसरा रही थी। आसमान में चांद नहीं था। टीमें चुपचाप आगे बढ़ रही थी, एक एक कदम सोच समझकर। न कोई आवाज, न कोई टॉर्च। हर जवान के हाथ में AK-47 था। उनकी आंखों पर नाइट विजन गॉगल्स थे जो अंधेरे में भी सब कुछ हरे रंग में साफ दिखाते थे। ड्रोन ऊपर से लाइव फीड दे रहा था। एक अफसर के कानों में ईयरपीस थी जिससे लगातार अपडेट आ रहे थे। टारगेट उत्तरी ब्लॉक में है, 200 मीटर आगे। जवान रुके, पोजीशन ली। ड्रोन का कैमरा झाड़ियों के पीछे 3 थर्मल सिग्नेचर पकड़ रहा था। 3 गर्म जिस्म, सोए हुए नहीं, जाग रहे थे। शायद उन्हें कुछ भनक लग गई थी। एक क्षण बाद एक आतंकी झाड़ियों के पार निकला और इधर उधर देखने लगा। उसके हाथ में AK-47 थी। ऑपरेशन कमांडर ने धीमी आवाज में कहा, अभी नहीं, सब बाहर निकलें तब। जवानों का दम घुट रहा था। उनकी सांसें भारी थी। हाथों में हथियार थे पर उंगलियां ट्रिगर पर नहीं थी। वे इंतजार कर रहे थे। यह इंतजार 1 मिनट का नहीं था। यह इंतजार उन 3 महीनों का था जो इन आतंकियों को खोजने में लगे थे। अचानक जंगल में एक झाड़ी हिली। दूसरा आतंकी बाहर आया और फिर तीसरा। अभी गोलियों की आवाज जंगल में गूंज उठी। कमांडो ने तेजी से पोजीशन चेंज की। बाईं तरफ से फ्लैंकिंग की। सुलेमान शाह ने AK-47 उठाई और गोलियां चलाई। एक गोली पत्थर से टकराई और चिंगारी उड़ी। दूसरी गोली पेड़ की छाल में धंस गई। जवानों ने जमीन पर लेटकर रिटर्न फायर किया। सुलेमान शाह की एक गोली जवान के कंधे को छूती हुई निकली। उसने दांत भींचे। दर्द था पर वह डिगा नहीं। उसने फिर से निशाना लगाया। 1 पल, 2 पल और फिर धमाका। 3 आतंकी, तीनों ढेर। सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा, जिसने बेसरण में वह कत्लेआम किया था, जो पाकिस्तानी SSG का ट्रेंड कमांडो था, जिसने ISI के इशारे पर 26 बेगुनाह जानें ली थी, वह अब धूल में पड़ा था। उसके हाथ में AK-47 थी। उसकी आंखें खुली थी पर उनमें अब कोई जान नहीं थी। जंगल में सन्नाटा छा गया। पक्षी भाग गए थे। हवा भी थोड़ी देर के लिए रुकी लग रही थी। एक जवान ने अपने अफसर की तरफ देखा। अफसर ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मिशन कंप्लीट। पर उससे पहले एक ऐसा लम्हा आया जब सब कुछ बिखरने के कगार पर था। जब ऑपरेशन शुरू हुआ था, ड्रोन फीड में 3 थर्मल सिग्नेचर थे, पर जैसे ही मुठभेड़ शुरू हुई, एक सिग्नेचर अचानक गायब हो गया। एक आतंकी पीछे की तरफ जंगल में भाग रहा था। ईयरपीस में आवाज आई, तीसरा टारगेट जा रहा है पश्चिमी दिशा। कमांडर ने तुरंत आदेश दिया, पश्चिमी टीम रोको। पश्चिमी टीम ने पोजीशन ली थी, पर जंगल इतना घना था कि उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। ड्रोन फीड पर वह थर्मल सिग्नेचर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह झाड़ियों के बीच से गुजर रहा था। उसके पास एक छोटी खाई थी
जिसे पार करके वह जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंच सकता था। 30 मीटर, 20 मीटर, जवान अंदाजे से आगे बढ़े। 10 मीटर, और फिर एक जवान ने झाड़ियों के पार कुछ देखा, एक साया। उसने तुरंत निशाना लगाया, गोली चली, आतंकी वहीं गिर गया। तीनों खत्म। जो आतंकी बैसरण से जंगल में गायब हुए थे, जो सोच रहे थे कि वे बच जाएंगे, जो यह सोचकर निश्चिंत थे कि भारत उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, वे सब अब उसी जंगल की मिट्टी में मिल गए थे। ऑपरेशन महादेव के बाद जब सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों के पास से मिले सामान की जांच की, तो वहां से एनक्रिप्टेड मैसेजेस वाले डिवाइस मिले। उनमें पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ बातचीत के सबूत थे। AK-47 राइफलें मिली, जिनके स्ट्रिएशन पैटर्न फोरेंसिक जांच में बैसरण के कारतूस से मैच हुए। DNA टेस्ट ने भी कंफर्म किया। गृह मंत्री ने खुद संसद में बयान दिया कि बैसरण हमले के दोषी मारे जा चुके हैं। लेकिन अंतिम बदला सिर्फ यहां तक सीमित नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की उस पूरी फैक्ट्री को निशाना बनाया था जहां ऐसे आतंकी तैयार होते थे। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर, मुरीदके में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर, मुजफ्फराबाद, कोटली, चकोठी में लॉन्च पैड्स, 9 ठिकाने, 9 तबाही। और फिर जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की, भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम ने उन्हें हवा में ही रोक दिया। S-400 ने अपना काम किया, ड्रोन भी गिराए गए। पाकिस्तान की वायुसेना, जिसने यह सोचा था कि वे 2019 जैसा माहौल बना देंगे, जहां भारत एक विमान गंवाने के बाद पीछे हट गया था, उन्हें समझ नहीं आया कि यह 2025 का भारत था। 88 घंटे के अंदर पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फोन किया, रुकने की गुजारिश की। भारत ने अपनी शर्तों पर रुका, और फिर भी काम खत्म नहीं हुआ। सितंबर 2025 में NIA ने कुलगाम जिले से एक और आतंकी सहयोगी को गिरफ्तार किया, मोहम्मद यूसुफ कटारिया। उसने ही आतंकियों को जबरवान की पहाड़ियों में छिपने में मदद की थी। उसने उन्हें राशन पहुंचाया था, 4 बार उनसे मिला था। फोरेंसिक टीम ने एक चार्जर से उसके फिंगरप्रिंट मिलाए। वह एक सीजनल टीचर था, पर उसकी दोहरी जिंदगी थी। उसे भी इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया गया। अंतिम बदला एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक सोच थी। एक ऐसी सोच जो कह रही थी कि जो भी इस हमले से जुड़ा है, चाहे वह जंगल में हो, चाहे शहर में हो, चाहे किसी गांव के कोने में हो, वह बचेगा नहीं। बैसरण में उस दिन जो बेगुनाह लोग गिरे थे, उनके परिवार वालों ने सोचा था कि शायद उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा था। 2019 में पुलवामा हुआ, जांच हुई, बातें हुई और आतंकी बच निकले। पर इस बार यह सिलसिला टूटा। इस बार भारत ने एक नई भाषा बोली। वह भाषा बंदूक की नली से निकली थी। वह भाषा मिसाइल की लौ में लिखी गई थी। वह भाषा ड्रोन के कैमरे ने रात के अंधेरे में पड़ी थी और जंगल के बीचों बीच सुलेमान शाह के ढेर होते जिस्म ने सुनी थी। भारत की खुफिया एजेंसियां, फौज, अर्धसैनिक बल और पुलिस, सबने मिलकर यह साबित किया कि कोई जंगल इतना घना नहीं जहां इनसे छिपा जा सके, कोई पहाड़ इतना ऊंचा नहीं जहां तक इनकी पहुंच ना हो, कोई देश इतना दूर नहीं जहां तक इनका जवाब न पहुंच सके। यह नया भारत है। यह वह भारत नहीं है जो सिर्फ निंदा करता था। यह वह भारत नहीं है जो संयम के नाम पर खामोश रह जाता था। यह वह भारत है जो अपने लोगों के खून का हिसाब मांगता है, और जब तक हिसाब पूरा नहीं होता, रुकता नहीं। बैसरण के उन 26 लोगों के लिए यह न्याय था। उनके परिवारों के लिए यह एक सांत्वना थी, और दुनिया के हर उस आतंकी के लिए जो यह सोचता है कि हिंदुस्तान पर हमला करके बच निकलेगा, यह एक कड़ी चेतावनी थी। भारत माता की जय। जय हिंद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।